ठीक है। तो चलिए नमस्कार दोस्तों। हालांकि हम लोग पूर्व के लेक्चर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लेक्चर को देखा था और उस लेक्चर में जितने भी तथ्यात्मक जानकारियां थी उस सभी जानकारी आप लोगों के बीच हमने साझा भी किया था और उस जानकारी में आप सबको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या बातें चल रही थी। सारी बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो हम लोग एक बार डिवाइस के दृष्टिकोण से जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तर्ज पर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपको दांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ था। और दांडी मार्च आपको पता होना चाहिए लगभग कितने दिनों की यात्रा थी। लगभग कितने दिनों की यात्रा थी दांडी मार्च? आपको 24 दिनों की यात्रा थी। कितने दिनों की? 24 दिनों की यात्रा थी। और यदि आपको डिस्टेंस पूछेगा कितना मील डिस्टेंस कवर किया गया था गांधी जी के द्वारा और गांधी जी के सहयोगियों के द्वारा, तो कितना मील? 241 मील। माइल या मील कहिए, लेकिन इसी को यदि किलोमीटर में पूछ लिया जाता, बताते हैं ना 390 किलोमीटर, लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी और गांधी जी के सहयोगियों के द्वारा किया गया था। पूछा भी जाता है कि बिहार से कौन सहयोगी भाग लिए थे? बिहार से कौन सहयोगी भाग लिए थे? कारो बाबा तो उपनाम था, लेकिन मेन नाम, इसका मुख्य नाम क्या था? गिरिवरधर चौधरी। गिरिवरधर चौधरी, या कहीं कहीं किताब इसको गिरधर लाल चौधरी भी कह देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गिरिवरधर चौधरी, और इसको किस उपनाम से जानते हैं? कारो बापा के उपनाम से जानते हैं, कारो बापू से। लेकिन आपको इसमें पूछा जाता है कि गांधी जी का जो ये यात्रा था, जो आपको कहां से चला था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और गुजरात के नौसारी जिला के दांडी नामक स्थान तक ये यात्रा चला था। इस यात्रा में अंग्रेजी कौन इस अंग्रेज की तरफ से पत्रकार थे जो पूरे इस यात्रा का ब्रॉडकास्टिंग किए थे? तो उस पत्रकार का नाम पूछा जाता है कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए या दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ कौन पत्रकार चल रहे थे कि गांधी जी की इस यात्रा को लाइव टेलीकास्ट में दिखाए भी थे और उसको लिखे भी थे कि गांधी जी का इतना दिन का यात्रा था, इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसके साथ कितने सहयोगी थे। इस पूरे घटना का विवरण जिस पत्रकार के द्वारा पत्रिका में छापा गया था, उस पत्रकार का क्या नाम था? वेब मिलर नाम था। क्या नाम था? वेब मिलर। पक्का है, पूछा क्या बार यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है। कौन थे? वेब मिलर थे। पक्का इसको रट ही लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब मिलर हमेशा इसके साथ चले थे और पूरे घटनाओं का विवरण अपने पत्रिका में छापे भी थे। कोई दिक्कत? हालांकि इसी दांडी मार्च के तर्ज पर हम लोग बताए थे कि ये आपको भारत है और भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी हुआ था। कौन सा आंदोलन चला था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। देख लीजिए, भारत के नक्शा के बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए। ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ाएंगे तो जानकारी देंगे। ये आपको उत्तर है, ये दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। कोई दिक्कत? तो मान चलिए ऐसे करके हम लाइन खींच दिए, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, तो ये उत्तर पश्चिम का हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर पश्चिम का बेल्ट में इसी के तर्ज पर, दांडी मार्च के तर्ज पर, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन भारत के अलग अलग राज्यों में फैल चुका था और अलग अलग प्रांतों में फैल चुका था। तो इस यानी कि चाहे हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करें या पूर्व से पश्चिम की बात करें, तो हर दिशाओं में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन आग के चिंगारी की तरफ फैल चुका था। इसी के तर्ज पर उत्तरी पश्चिमी प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिसे भारतीय इतिहास में हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग बिहार की चर्चा करते हैं तो ये बिहार का ये बेसिकली नक्शा है, ये बिहार है। और बताए थे कि बिहार में जो है ये सबसे उत्तरी इलाका में, भारत के बिहार के उत्तरी जो जिला है आपको यहाँ आपको सारण है, सिवान सारण की बात करते हैं। तो सारण जिला में आपको चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। किसका? चौकीदारी कर का। चौकीदार लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। इसी आंदोलन के तर्ज पर और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सारण में चौकीदारी कर का विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया। और उसी के एक महीना के बाद, सारण के एक महीना के बाद की घटना बोलते हैं बेगूसराय में। कहा? बेगूसराय में भी जो उप प्रमंडल होते हैं, उपमंडल के अधिकारी को सब आदमी मिलकर 15 अगस्त में जमा हुए थे। 15 अगस्त में सब आदमी मिलकर बेगूसराय में जमा हुए थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। किस दिवस पर? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए और लगभग हजारों की संख्या में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लोग एकत्रित हुए। और उसमें एक पदाधिकारी भी आए हुए थे, जैसे अतिथि के रूप में बुलाते हैं पदाधिकारी को, तो अतिथि के रूप में पदाधिकारी थे, उपमंडल के पदाधिकारी वो कहलाते थे। उपमंडल के पदाधिकारी को क्या कर लिया गया? इन सभी लोगों के द्वारा
जो यहाँ इकट्ठा हुए थे स्वतंत्रता दिवस पर, इन लोगों के द्वारा, गुस्सा तो यही है सभी नाराज आंदोलन का, दांडी मार्च का, इसी के तौर पर लोगों में गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति। इस गुस्सा को दिखाने के लिए इन लोगों ने जो अंग्रेज के उपमंडल पदाधिकारी थे, इसको गड्ढा में धकेल दिया। कहा? गड्ढा में धकेल दिया। पूछा जाता है कि बेगूसराय में किस कर के विरोध में? चौकीदारी कर के विरोध में। किस कर के विरोध में? चौकीदारी कर के विरोध में। यहां भी, सारण में भी और कहा? बेगूसराय में भी चौकीदारी कर के विरोध में अंग्रेजों का पूरा बहिष्कार करना है सब स्टार्ट कर दिया था। कोई दिक्कत? एक बार और पूछा जाता है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को जब भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, या लोगों का भीड़ जब इकट्ठा हो गया था, तो गढ़वाल रेजिमेंट को आदेश दिया कि आप वो सभी पर गोली चलाइए, भीड़ को हटाइए। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा उस निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। इन लोगों के यहाँ का जो सैनिक था, गढ़वाल रेजिमेंट का जो सैनिक था, इन सैनिकों के द्वारा उस जो भारतीय लोगों के द्वारा जो भीड़ इकट्ठा किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ में, उस भीड़ पर ये गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो पूछा जाता है कहाँ के सैनिकों के द्वारा? गढ़वाल रेजिमेंटों की सैनिक। यही कहानी था बेसिकली सभी नवज्ञा आंदोलन का। कोई दिक्कत? अब हालांकि इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को तो पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था। और गांधी जी को जब जेल में पकड़ के बंद कर दिया गया, तो इसी दौरान जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पक्का पूछा जाता है, इसको समझना है। इसी दौरान 1930 में, यानी यदि हम बात करते हैं उस डेट का, तो 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और जनवरी 1931 तक चला था। जनवरी 1931 तक लगभग ये चला था। क्या? गोलमेज सम्मेलन। आप समझते नाम का है पढ़ा गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग इसको कहा जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग, फर्स्ट राउंड मतलब गोल, फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कहा जाता है। अब समझना है, कुर्सी लगा के हम लोग बैठे रहते हैं, अब मीटिंग होता है। लेकिन पहले जमाने में इस प्रकार का मेज होता था, और यहाँ कुर्सी लगा हुआ, यहाँ भी कुर्सी, यहाँ भी कुर्सी, यहाँ भी कुर्सी, इस साइड भी कुर्सी, इस साइड भी कुर्सी, चारों तरफ कुर्सी लगा हुआ है। ठीक है ना? तो गोलाकार मेज था। जिस गोलाकार मेज होने के कारण इस सम्मेलन का नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। कैसा सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन। कोई दिक्कत गोलमेज सम्मेलन में? क्योंकि ये सम्मेलन जो होता था इंग्लैंड में होता था। कहाँ? इंग्लैंड में। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश शासन के एक हिस्सा थे, हम लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो उसमें तो अंग्रेजों का राज था। तो मीटिंग बुलाने के लिए जहां अंग्रेज का घर, कहाँ? अंग्रेज का ब्रिटेन, इंग्लैंड, लंदन, तो वहां लंदन में ही ये मीटिंग हुआ करता था। यानी कि ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड में यह मीटिंग हुआ करता था, लंदन में। यहां से अब भारत से यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में जो नेतृत्व करता थे, वो यहां से जाते थे वहां मीटिंग में भाग लेने के लिए। लेकिन चूंकि ये मीटिंग तो हो रहा है 1930 में, और 1930 में उधर चल रहा है, 30 से लेकर के 34 तक क्या चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी बीच में चल रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो बताओ कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, इसी दौरान गांधी जी जो सबसे बड़े नेता थे, उसको जेल में पकड़ के बंद कर दिया गया। कहाँ? पुणे के यरवदा जेल में। याद रखना, पुणे के यरवदा जेल में। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन पहले जान लीजिए कि कहाँ हुआ? लंदन में। कहाँ होता था? लंदन में। अच्छा, कौन बुलाए थे? तो वहां के उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रेमजे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड। नाम यह है, इस सब थोड़ा सा याद रखना, मैकडोनाल्ड। ठीक ना? लेकिन और पूछा जाता है, लेकिन उस समय भारतीय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब मन में क्वेश्चन होगा, सर वायसराय किसको कहते थे उस समय? अभी जिस समय जिला का जो डीएम होता है ना, उसी को उस समय वायसराय, पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल आया, तब गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय का पद आया। इस जिला को संभालने के लिए, इस जिला को चलाने के लिए जिससे डीएम होता है, उसी प्रकार से उस समय वायसराय का वो पद होता था। तो उस समय वायसराय के पद पर बैठे हुए कौन थे? लॉर्ड इरविन बैठे हुए थे। तो पूछा जाता है पहला बार क्वेश्चन कि बताओ प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे?
लॉर्ड इरविन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के पीएम लिख देते हैं, प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। और पूछा भी जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां, लंदन के किस जगह में, किस पैलेस में, किस महल में संपन्न हुआ था, यह भी पूछा जाता है। तो उसका नाम था सेंट पैलेस। हाँ, ये जगह भी पूछा है, उस स्थान को सेंट पैलेस हाउस वहां संपन्न हुआ माना जाता है। तो चूंकि अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में जो गांधी जी को जाना जाता था, तो गांधी जी तो जेल में बंद है। तो आज इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लेंगे कांग्रेस की तरफ से? कोई यहाँ है? कांग्रेस की तरफ से हाईएन है। जब कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लेते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि गांधी जी सबसे बड़े नेता थे उस समय के, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे गांधी जी। अगर गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया तो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में कौन भाग लेंगे? कोई भाग नहीं लिए। इस प्रकार से प्रथम गोलमेज सम्मेलन राजनीतिक रूप से असफल रह गए, इसको सफलता नहीं मिला। तो लोगों ने सोचा, यहाँ के वाइसरॉय इरविन सोचे कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में चल रहा है। अब कांग्रेस को भाग भी ले आना है, कांग्रेस को भाग लेंगे, कांग्रेस यदि भाग लेंगे तो कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लेते? गांधी जी। और गांधी जी है किसमें? जेल में, तो भाग कौन लेंगे? तब इस सबके दिमाग में, लॉर्ड इरविन के दिमाग में आया कि गांधी बाबा को छुड़ा देते हैं जेल से, तब तो भाग लेंगे। तो गांधी बाबा को छुड़ा देते हैं जेल से। कब? ये 26 जनवरी 1931 की घटना है। बताया भी थे पहले भी, गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। काहे रिहा किया गया कि और जो दूसरा फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में जो भाग नहीं लिए थे, और दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन होगा, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31, 32, याद रखना। 30, 31, पहला 30, दूसरा 31 और तीसरा 32। पहला 30, दूसरा तीसरा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अब कांग्रेस भाग लेगा, कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेगा। अच्छा, लोगों में गुस्सा था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल भी हुआ, लोगों में इसलिए गुस्सा था क्योंकि लोगों का मानना था कि एक समय आपको साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन बताया था 3 फरवरी 1928 को आया था, भारत में आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन का तो लोग पहले से विरोध कर रहा था। तो पूछेगा विरोध क्यों कर रहा था साइमन कमीशन का? क्योंकि इस कमीशन में जो 7 अंग्रेज थे, जो 7 लोग लगा, तो लोगों को लगा कि जब फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग में काहे जा रहे हैं लोग कई लोग जा रहे हैं, जब हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो उस मीटिंग में जाने से क्या फायदा? यही लोगों का मानना था। तो भारतीय जनमानस तो पहले से इनका विरोध ही कर रहे थे। चलिए, तो आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आपको राजनीतिक रूप से असफल मान सकते हैं, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में बंद थे, तो गांधी जी के जेल में बंद रहने के कारण कांग्रेस उस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। तो अब इरविन को लगा कि गांधी जी का सम्मिलित होना आवश्यक है। तो गांधी जी को सम्मिलित होना आवश्यक है, तो गांधी जी को पहले जेल से रिहा करना पड़ेगा, तब न सम्मिलित होगा। तो गांधी जी को जेल से रिहा 26 जनवरी 1931 को कर दिया गया। और गांधी जी को जब रिहा कर दिया गया तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और आप समझिए, उससे पहले किधर गया इसको, चलिए स्लाइड। कोई दिक्कत? अब समझना है चीजों को, आसान भाषा में समझना। अरे भाई, अब जो है जेल से रिहा कर दिया गया गांधी जी को, और गांधी जी की मुलाकात होती है फरवरी 1931 में। फरवरी 1931 में गांधी जी की मुलाकात होती है किससे? लॉर्ड इरविन से। किससे होती है? लॉर्ड इरविन से। याद रखना चीजों को। अब गांधी जी की मुलाकात हो रही है फरवरी 1931 में। फरवरी 1931 में किससे हो रही है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन और गांधी जी की मुलाकात हो रही है। लॉर्ड इरविन और किसकी मुलाकात? गांधी जी की मुलाकात हो रही है। गांधी जी की मुलाकात हो रही है, इन दोनों की मुलाकात। और ये मुलाकात करवाने का श्रेय जिन व्यक्तियों को जाता है, जिसकी मदद से ये दोनों आपस में मिलते हैं, उस व्यक्ति का नाम है तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम है? तेज बहादुर सप्रू के समझौते से कहिए या इनके मदद से कहिए, गांधी जी और इनकी मुलाकात होती है। किसकी मदद से? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू
और किसकी, और जयकर, एम जयकर है, एम जयकर, इन दोनों की मदद से गांधी जी और इरविन के बीच में एक मुलाकात होता है। और यह मुलाकात गांधी जी और इरविन के बीच लगभग 15 दिन तक चलते हैं। कितना दिन तक बातचीत गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी और इरविन के बीच यह बातचीत जो चलता है, कितने दिनों तक बातचीत चलता है? लगभग 15 दिनों तक। और गांधी जी के लिए इरविन के साथ 8वां वार्ता था। 8 बार गांधी जी मिल रहे थे, 8वीं बार मिल रहे थे गांधी जी किससे? 8वीं बार, यानी 8वीं बार गांधी जी मिल रहे थे किससे? लॉर्ड इरविन से मिल रहे थे। हालांकि पहले गांधी जी क्यों खपा थे इरविन से? क्योंकि लॉर्ड इरविन के समक्ष याद आपको होना चाहिए 11 सूत्री मांग रखा था, याद आ रहा है ना? 11 सूत्री मांग नहीं मांगे थे, इसीलिए उससे खपा थे। आज जिस कारण से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए। अब गांधी जी की जो मुलाकात हो गई है, मुलाकात होती है कब? फरवरी 1931 में गांधी जी के बीच वार्ता चलता है। और कितना दिनों तक वार्ता चलता है? 15 दिनों तक। और ये गांधी जी की कितनी वार्ता था? 8वां वार्ता था। इस वार्ता में क्या क्या बात हुआ, उस बात को हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी से आग्रह किया गया कि गांधी बाबा आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, पहला बात। तो बोले ठीक है, भाग ले लेंगे। बोला कि और क्या है आपका आदेश, बोलिए। बोला कि ये जो चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर दीजिए आप। तब बोला ठीक है, स्थगित कर देते हैं। तो कांग्रेस मान गया कि गांधी जी अब जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, कोई दिक्कत? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरा बात, गांधी जी क्या किए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जैसे गांधी जी भाग लिए, इनसे भाग लेने से कोई कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, यानी भारतीय जनता को, भारतीय जनमानस को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इतना हुआ कि फायदा के बदले में गांधी जी ठगा ही गए। जो वादा किए थे लॉर्ड इरविन गांधी जी के समक्ष, वो वादा पूरा नहीं किए। अब भारतीय जनमानस में और गुस्सा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931। गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है, ओके। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 8वीं बार गांधी जी की मुलाकात हो रही है लॉर्ड इरविन के साथ। और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या वार्ता था? 8वीं बार वार्ता था। और ये अंतिम आपको 8वीं वार्ता था। और कितने दिनों तक बातचीत चल रहा था? 15 दिनों तक। बात के बाद निष्कर्ष यही निकला कि गांधी जी अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। ठीक है, अब गांधी जी भी तो मानने वाले नहीं है, इससे मनवा लिए, इरविन मनवाएंगे अपना मांग उससे। लेकिन पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये 5 मार्च की घटना है। 5 मार्च को दोनों की मुलाकात हो रही है। कहां? दिल्ली में। कहां? दिल्ली में। किसके मदद से मुलाकात? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर की मदद से इनकी मुलाकात हो रही है। तो चूंकि यह मुलाकात हो रही है दिल्ली में 5 मार्च 1931 को, जिस कारण से चूंकि ये मुलाकात गांधी और किसके बीच में हो रहा है? इरविन के। इसीलिए इस समझौता को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। तो कोई पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1900। हाँ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च। समझना पहले तब उतारना है। 5 मार्च 1931 को। दूसरी बात, यह जो समझौता हुआ था ये कहां हुआ था? दिल्ली में। इसलिए समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और अब इन दोनों की समझौता को, जो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हो रहा है, इन समझौता को सरोजिनी नायडू, कौन? सरोजिनी नायडू इन समझौता को, गांधी और इरविन की जो समझौता, गांधी और इरविन की जो मुलाकात हो रही है, इस समझौता को लॉर्ड किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा 2 महात्मा की संज्ञा दी गई है। किसके? 2 महात्मा की। किसकी किसकी मुलाकात को? लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे उस समय के, प्लस गांधी जी, महात्मा गांधी। इन दोनों की मुलाकात को, इन दोनों के समझौता को किसने 2 महात्मा की संज्ञा दिया? लॉर्ड इरविन। 2 महात्मा की संज्ञा लॉर्ड इरविन के समक्ष, सॉरी, इरविन और महात्मा गांधी के जो समझौता था, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इस समझौता को सरोजिनी नायडू ने ओके। चलिए, तो यानी कि आप लोगों को पता चल गया
कि गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो आपको 5 मार्च 1931 को, यानी कि गांधी प्लस इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ और इस समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ, इस समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ वो डेट था 5 मार्च 1931 को। और चूंकि ये समझौता हो रहा है दिल्ली में, इसलिए अभी पूर्व के आपको स्लाइड में आपको दिखाए थे कि ये समझौता 5 मार्च 1931 और इस समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च 1931 में, ये कहा दिल्ली में, जिस कारण से इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कौन सा समझौता कहा जाता है? दिल्ली समझौता। अब समझौता में क्या क्या शर्त हुआ, क्या क्या शर्त रखा गया गांधी जी और इरविन के समक्ष, उस शर्तों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो गांधी और इरविन के बीच जो शर्त रखा गया, उस शर्तों में से कौन कौन से शर्त थे? पहला शर्त देख लीजिए आप। पहला शर्त क्या था? पहला शर्त आप देखिए कि पहला शर्त था कि जो कांग्रेसी और कांग्रेस के अलावा जितने भी लोग थे जो इसका हिस्सेदार बने थे, उन सबों का जो संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उस संपत्ति को वापस कर देने की मांग गांधी जी के द्वारा रखा गया। यानी कांग्रेसियों की, यानी कि कांग्रेसियों की नेताओं की, तो हम लोग अभी लॉर्ड इरविन समझौता और हम लोग कह सकते हैं कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था और जिस समझौता पर जो हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को दिल्ली में किया गया था, जिस कारण से इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक हम लोग जान लिए हैं और उसका एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो गांधी इरविन समझौता क्या था। सर, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है, इसी समझौता को हम लोग बेसिकली क्या कह रहे थे? गांधी इरविन समझौता कह रहे थे। और किस पुरुष के मदद से, किस व्यक्ति के मदद से दोनों के बीच में समझौता किया गया था? तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू और जयकर साहब, क्या नाम? जयकर, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के मदद से, एम.आर. जयकर की मदद से इन दोनों की मुलाकात होती है। और इन दोनों के बीच में समझौता लगभग चलता है 15 दिन, 15 दिन वार्तालाप चलता है। और गांधी और इरविन के बीच ये 8वां वार्ता था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषाओं में कि गांधी और इरविन की ये 8वीं मुलाकात थी, जिस कारण से ये आपको 15 दिनों तक मुलाकात चला। और ये मुलाकात आपको हुआ था फरवरी 1931 में ये मुलाकात हुआ था। और इस मुलाकात पर, इस समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया था, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, इस समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को किया गया था। 5 मार्च 1931 को किया गया था। और ये समझौता कहाँ हुआ था? ये हस्ताक्षर और ये समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस कारण से इस समझौता को दिल्ली समझौता भी हम लोग कहते हैं। किस समझौता के नाम से? दिल्ली। तो आखिर इस समझौता में क्या शर्तें रखी गई थी? क्या गांधी जी की तरफ से क्या शर्त था, जबकि इरविन के साथ क्या शर्त, इरविन ने गांधी जी के साथ क्या शर्त रखा था? उन सारी शर्तों को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। हालांकि 2 शर्त तो आप लोग देख ली थे गांधी जी का, सॉरी इरविन का, कि गांधी जी को कहा गया था, यानी गांधी जी कहने मतलब कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया और गांधी जी तैयार भी हो गए, क्योंकि गांधी जी सोचे कि हो सकता है कि कुछ कांग्रेसियों का या पूरे भारतीयों का भला हो सकता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के कारण, तो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लेंगे। तो इस कारण से लॉर्ड इरविन के साथ समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था, इस समझौता में ये भी शर्त था कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, अर्थात कांग्रेस की तरफ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी को बोला गया कि जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे थे उसको स्थगित कर दीजिए, और गांधी जी ने इसकी बात को माना भी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। लेकिन अब मुख्य शर्तें क्या थी, उस शर्तों को हम लोग एक सिलसिलेवार तरीके से देख ही लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए, तो अब इनमें शर्त क्या रखा गया, तो उन शर्तों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता में क्या क्या शर्त रखा गया? चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो शर्त क्या क्या रखा गया सर? कि जितने भी कांग्रेसी थे और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उनकी संपत्ति जो जब्त कर ली गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा जो संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उस संपत्ति को वापस करने के लिए गांधी जी ने कहा लॉर्ड इरविन को। तो पहला बात क्या था, पहला शर्त क्या था कि कांग्रेसी और अन्य कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति को वापस करना, जब्त संपत्ति को
जब्त संपत्ति को वापस करना। ये पहला गांधी जी की मांगों में से प्रमुख मांग ये भी थे। दूसरा क्या था सर? दूसरा मांग क्या था? जो अध्यादेश असहयोग आंदोलन के दौरान जो अध्यादेश पारित किया गया था अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा यानी लॉर्ड इरविन के द्वारा, जो अध्यादेश पारित किया गया था उस अध्यादेश को वापस कर लिया जाए। तो यानी कि असहयोग आंदोलन के द्वारा जो अध्यादेश पारित किया गया था उस अध्यादेश को वापस करना, अध्यादेश को वापस किया जाए। और ये सभी हुए भी थे, संपन्न भी हुए थे। वापस करना भी एक शर्तों में से शुमार है। तीसरा क्या था सर? तीसरा शर्त था कि जो क्रांतिकारी थे और जितने भी आपको जो क्रांतिकारियों के द्वारा जो घटना घटित हुई थी, जो घटनाओं में शामिल हुए थे, उन क्रांतिकारियों को बोला गया कि आप जेल से रिहा कीजिए। जो दोषी हैं, दोषी को सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो निर्दोष को आप जेल के अंदर बंद कर दिए हैं, उस निर्दोष को बिना किसी शर्त के साथ आप जेल से रिहा कीजिए। यानी कि निर्दोषों को जेल से रिहा करने की बात की गई, निर्दोषों को जेल से रिहा करने की बात, जेल से रिहा कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। दूसरी बात, अगला बात क्या था कि गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन नहीं माने। उनका कहना था कि जो समुद्री किनारे बसे हुए लोग हैं वो नमक जो है अपने से बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी समुद्री किनारे बसे हुए लोगों को नमक बनाने की आजादी दे दी गई थी। यानी क्या हुआ कि समुद्र किनारे बसे लोगों को नमक बनाने की छूट दी गई थी। नमक बनाने की आजादी का ये छूट दी गई थी। दोनों एक ही चीज है, बनाने की छूट दी गई, बनाने की छूट दी गई। उसके बाद जो विदेशी शराब है, विदेशी शराब के दुकान के आगे धरना प्रदर्शन करने की छूट भी दी गई थी। ये सभी शर्तों में शुमार है। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं, इस समझौता की जो प्रमुख शर्तें थी वो शर्त आपको इस प्रकार था। गांधी और इरविन के समक्ष जो समझौता हुआ और समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ 5 मार्च 1931 को, उस समझौता में से जो बात निकल के आ रही है वो यही सब बात था। और आपको अगला बात क्या था? अगला बात यदि पूछा जाए, अगला बात आपको क्या था? अगला बात था कि देश विदेशी शराब और शराब के दुकानों के आगे आप शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी कि विदेशी शराबों के आगे या विदेशी शराबी दुकानों, विदेशी शराब दुकानों के आगे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना कर सकते हैं। इसकी भी छूट दी गई थी, कर सकते हैं, इसकी भी छूट दे दी गई थी। और दो अन्य जो इस समझौते की जो शर्त थी, जो गांधी और इरविन के समक्ष किया गया कि क्या किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना और कांग्रेस यानी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ये सभी शर्त आपको गांधी इरविन समझौता के बीच जो बात चला था, गांधी और इरविन की जो बात चला था, उन बातों को हम लोग इस प्रकार से लिख दिए हैं और ये बात पूछे भी जाते हैं। और देखिए मुख्य बात बेसिकली क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही स्थगित करते हैं और स्थगित करने के बाद जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, तो भारत के तमाम जो भी उस समय के युवा नेता थे, चाहे आप बात करते हैं आप सुभाष चंद्र बोस की, तो इन लोगों ने गांधी जी की आलोचना करना शुरू कर दिया। अब आलोचना करने के पीछे भी तथ्य है क्या कि भाई ये आलोचना क्यों की है? क्योंकि कांग्रेसी ही है और कांग्रेस के युवा नेता भी है, तो आखिर और युवा नेता तो थे ही। उसके बाद कांग्रेस का ही विरोध करने का मतलब इसका क्या हो सकता है? गांधी जी का विरोध करने का तात्पर्य क्या हो सकता है कि क्या रीजन हो सकता है? दूसरी बात कि वामपंथी नेताओं के द्वारा, वामपंथी दलों के द्वारा भी गांधी जी जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तो वामपंथी नेताओं के द्वारा, वामपंथी दलों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है और गांधी जी परेशान में फंस गए। आखिर क्या कारण है? तो इसका देखिए कारण क्या था कि विरोध का कारण क्या था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी गांधी जी का विरोध क्यों किया गया था? गांधी जी की आलोचनाएं क्यों की गई थी? उसके पीछे भी कहानी है। आप सबों को पता होना चाहिए कि जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, तब लोगों का, भारतीय जनमानसों का मानना था इसी दौरान एक घटना और होता है, चर्चित घटना। उस घटना से निश्चित रूप से जिस घटना के बारे में हम लोग बोलने जा रहे हैं,
इससे आप परिचित होंगे कि आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और उस 3 क्रांतिकारियों का आपको नाम पता है, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। लेकिन भारतीय जनमानसों का मानना था कि यदि गांधी जी चाहते तो इन तीनों की फांसी रुकवा सकते थे, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। इन तीनों की फांसी को रुकवाया जा सकता था यदि गांधी जी चाहते तो। लेकिन आपको बता दें कि गांधी जी ने प्रयास किया और बजाय कि लेटर के इन्होंने 23 मार्च, हालांकि इसका प्रस्तावित जो डेट था वो 24 मार्च 1931 को फांसी दिया इनको जाना था। लेकिन जैसे पता चला काफी लाखों की संख्या में जेल के आगे काफी भीड़ हो गया, इनको लगा कि यदि इस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल है तो हम लोग क्या करें कि 24 के बजाय 23 को ये फांसी की सजा इसको सुना दे। और 23 तारीख को गांधी जी का लेटर जाता है इरविन के सामने, लेकिन इरविन के समझ जा नहीं पाता है, उसी दिन इसकी फांसी सुनवा दी जाती है। तो ये गांधी की भूल हम लोग कह सकते हैं। हालांकि गांधी ने प्रयास किया, लेकिन जो अंदर से जो आंतरिक रूप से प्रयास होना चाहिए, वो जीत वाला प्रयास जो होना चाहिए, वो जीत वाला प्रयास गांधी जी ने नहीं किया था। तो ये बेसिकली था गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता का, और चूंकि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन यानी कि इंग्लैंड गए हुए थे, तो विरोध करने के पीछे कारण क्या था कि ये इस गोलमेज सम्मेलन में इसके फांसी को टलवाने के लिए बात नहीं की गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन तीनों क्रांतिकारी की द्वितीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन में इनके फांसी को टलवाने की बात नहीं की गई थी, फांसी को टलवाने की बात नहीं की गई थी। और यही एक कारण नहीं था जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध कर रहे थे, और भी कारण थे। और क्या कारण थे सर? जो पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी, उस पूर्ण स्वराज की मांग को पूर्ण रूप तरीके से गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं उठाया। यह भी कारण था कि वामपंथी दलों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी इनका विरोध किया जा रहा था। ये सभी कारणों में से आप शुमार है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इन समझौता में गांधी जी को क्या कहा गया? लाभ को, गांधी जी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा दी गई है। गांधी जी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा किसने दिया है? ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग लिखने वाले हैं। और क्या समझने वाले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं कि गांधी इरविन समझौता में, गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता होता है, यानी गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के लाभों को, गांधी जी के लाभों को, गांधी जी के लाभों को सांत्वना, कंसोलेशन अवार्ड, सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना, चलिए सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा किसने दिया था? सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे भी जाते हैं। और इस क्वेश्चन का एक अलग अपना रूल भी है और पूछा भी जाता है कि किसके द्वारा किया गया था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा? एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा? एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जा रहा था। एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा, एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा, एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा पूछा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आपको विगत कई परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा भी है और ये इंपोर्टेंट भी, एग्जाम दृष्टिकोण से ये इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन मान सकते हैं। सबसे पहले बात हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। किसके बीच से समझौता हुआ? गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। कहां हुआ था सर? दिल्ली में, जिस कारण से इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसके मदद से? तो तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर की मदद से। और किसने इन दोनों के समझौता में दोनों को, दो महात्मा की संज्ञा किसने दिया था? तो सरोजिनी नेहरू ने। किसने दिया था? सरोजिनी नेहरू ने। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था?
तो गांधी जी ने। हालांकि ये हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन जब पढ़ेंगे विशेष रूप से तो जानेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो तेज बहादुर सप्रू भाग लिए थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे, गांधी जी ने भाग लिए थे। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल यही रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग 1900 चूंकि डेट बाय डेट पढ़ रहे हैं 1930, अब फिर हम लोग 31 आएंगे और 31 देख लिए आप। 31 का जो और कुछ इसमें जैसे 1931 का कराची अधिवेशन था उसमें क्या किया गया था, तो अगले लेक्चर में हम लोग 1931 का कराची अधिवेशन के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। आज के फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए।